Hindu editorials, 28 June 2021. Another shade of grey. While Pakistan stays on FATF list, India must push for justice in cross-border terror attacks. नॉर्मली ग्रे कलर का जो मीनिंग है वो इलीगल चीज़ों से होता है या क्राइम से होता है. तो अनदर शेड ऑफ ग्रे, एक और ग्रे का शेड. वाइल पाकिस्तान, जबकि पाकिस्तान FATF लिस्ट में अभी भी है और इंडिया को पुश करना चाहिए जस्टिस के लिए, न्याय के लिए. जो क्रॉस बॉर्डर आतंकी अटैक होते हैं उनके मामलों में पाकिस्तान होप्स ऑफ बीइंग लेट ऑफ द फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ग्रे लिस्ट were dashed once again as the 39-member grouping decided to keep it on the list and even add more tasks. पाकिस्तान की जो आशाएं थीं कि फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की ग्रे लिस्ट से उसको हटा दिया जाएगा, उसको छोड़ दिया जाएगा, वो उसकी जो आशाएं हैं वो ख़त्म हो गई, फिर से मार दी गई. फिर से जैसे कि 39 मेंबर की जो ग्रुपिंग है उसने ये डिसाइड किया, 39 सदस्यों की ग्रुपिंग ने डिसाइड किया कि वो पाकिस्तान को उस लिस्ट पे रखेगा एंड इवन ऐड मोर टास्क, और बल्कि और भी टास्क उसमें ऐड कर देगा. यानी कि पाकिस्तान को ये देखा जा रहा है कि टेररिस्ट क्रॉस बॉर्डर टेरर अटैक्स वगैरह वो करता है, इलीगल एक्शंस को सपोर्ट करता है, और बल्कि कुछ और एक्शंस भी इसमें लिस्ट में जो पाकिस्तान को रखा जा रहा है कि एक टास्क फोर्स बनाया गया है जो कि फाइनेंशियल एक्शन लेगी जब भी कोई क्रॉस बॉर्डर टेरर अटैक्स किए जाते हैं, और ये 39 देश उसमें हैं. तो उस लिस्ट में और भी, उस टास्क की लिस्ट में, उस कामों की लिस्ट में और भी काम जोड़े जा रहे हैं. Eventually, Pakistan missed the mark by one crucial action point out of 27, being judged deficient in prosecuting the senior leadership of UN proscribed terror groups. और आखिरकार पाकिस्तान ने अपना मार्क मिस कर दिया, यानी कि लिस्ट से हटने का जो उनकी जो कोशिश थी उसके मार्क को मिस कर दिया एक महत्वपूर्ण एक्शन पॉइंट की वजह से. जो कुल मिला के जो 27 एक्शन पॉइंट होते हैं उसमें से एक की वजह से मिस कर दिया, जो कि क्रूशल है, जो महत्वपूर्ण है. पाकिस्तान को ये जज किया गया कि वो कमी उसमें आई है, जहाँ तक कि जो सीनियर लीडरशिप है यूनाइटेड नेशंस के द्वारा जो बैन किए गए हैं टेरर के ग्रुप्स, उनको उन पर मुकदमा चलाने में पाकिस्तान कमज़ोर रहा है. The FATF works closely with the UN Security Council's listings of terror groups as it evaluates countries on their efforts in anti-money laundering, countering the financing of terrorism. ये जो FATF है ये UN सिक्योरिटी काउंसिल की जो लिस्टिंग है टेरर ग्रुप्स की, उसके साथ साथ क्लोजली काम करता है और वो मूल्यांकन करता है जैसे कि देशों ने अपने क्या क्या कोशिशें की हैं, जहाँ तक कि मनी लॉन्ड्रिंग के खिलाफ जाने की बात है या फाइनेंस टेररिज्म को फाइनेंस करने करने को के खिलाफ जाने की बात है. काउंटर करना मतलब उसके खिलाफ जाना, उसको रोकने की कोशिश करना. पाकिस्तान's failure to convict JEM chief Masood Azhar and others appear to tip the balance against it. पाकिस्तान जो फेल हो गया है कि उसने जो जैश ए मोहम्मद के चीफ मसूद अजहर को कन्विक्ट नहीं कर पाया, वो यानी उसके खिलाफ इल्ज़ाम साबित नहीं कर पाया, और दूसरों के खिलाफ भी
ऐसा प्रतीत होता है अपीयर्ड कि ये इसने उस तराजू को उनके खिलाफ कर दिया, टिप द बैलेंस। पाकिस्तान गवर्नमेंट पब्लिकली प्रोटेस्टेड द डिसीजन। पाकिस्तान की सरकार ने पब्लिकली इस निर्णय को के खिलाफ अपनी बात रखी, उसका विरोध किया, पॉइंटिंग आउट दैट मैनी कंट्रीज दैट हैड लार्जली completed the action plans handed to them have been delisted in the past। ये पॉइंट आउट करते हुए कि बहुत से ऐसे देश हैं जिन्होंने ज़्यादातर अपने एक्शन प्लान्स जो थे उनके पूरे कर लिए थे, और उनको जो है जो भी काम दिए गए थे, हैंडेड टू देम यानी जो भी एक्शन प्लान्स उनको दिए गए थे, उन्होंने जिन्होंने ज़्यादा मोटा मोटा पूरे कर लिए थे, उनको भी डीलिस्ट कर दिया गया था, उस लिस्ट में से हटा दिया गया था पास्ट में। Pakistan, which was on the FATF's increased monitoring list from 2009 to 2015, was taken off the grey list in 2015 in a similar manner before it was relisted in 2018। पाकिस्तान जो कि FATF की लिस्ट में था, जो कि ज़्यादा मॉनिटरिंग वाली लिस्ट है, उनमें था 2009 से 2015 तक, उसको ग्रे लिस्ट से हटा दिया गया था 2015 में। इसी तरह से, इसी प्रकार के तरीके से, इससे मिलते जुलते तरीके से, यानी ज़्यादातर काम अगर एक्शन प्लान के हो गए हैं तो उनको हटा दिया जाता था, इसके पहले कि उसको 2018 में फिर से लिस्ट में डाल दिया गया। तो वही पाकिस्तान कह रहा है कि ज़्यादातर काम पूरे करने के बावजूद भी आपने मुझे लिस्ट से नहीं हटाया, एक काम के पीछे आपने मुझे लिस्ट में रखा हुआ है जो मैं कर नहीं पाया। Pakistan's leaders have predictably lashed out at India for lobbying for its continued listing, while others have hinted that the decision stems from a refusal to allow the US the use of its bases after America's pullout from Afghanistan। पाकिस्तान के जो लीडर्स हैं, उन्होंने ये आराम से पूर्वानुमान किया जा सकता है, प्रिडिक्टेबल है कि वो उन्होंने ऐसा करना ही चाहिए था कि उन्होंने जो प्रोटेस्ट किया, जो विरोध किया, और तो उन्होंने इंडिया पे अपना चाबुक ताना कि, और ये बात प्रिडिक्टेबल है कि वो इंडिया पे तो चाबुक तानेंगे ही तानेंगे, कि इंडिया जो है लॉबी कर रहा है कि वो FATF लिस्ट में बना रहे, जबकि दूसरों ने ये हिंट किया है कि दूसरे लोगों ने ये हिंट किया है कि जो डिसीजन है ये जो डिसीजन है पाकिस्तान के खिलाफ जो लिया गया है, ये इसलिए उभर के आ रहा है कि पाकिस्तान ने मना कर दिया है अमेरिका को कि वो अपने बेसिस को इस्तेमाल करने देगा US को, उसके लिए उन्होंने मना कर दिया है US को कि नहीं, हम आपको हमारे यहाँ जो बेसिस हैं वो इस्तेमाल नहीं करने देंगे जब अमेरिका अफगानिस्तान से बाहर पुल आउट कर जाता है उसके बाद। At FATF hearings, the Imran Khan government said it had introduced and amended terror financing laws, which have enabled the prosecution of more than 30 UN proscribed leaders and their associates for terror financing। FATF की हियरिंग्स के दौरान इमरान खान की गवर्नमेंट ने ये कहा कि उन्होंने वो ले आए थे और उन्होंने अपने टेरर फाइनेंसिंग के लॉज को अमेंड भी कर दिया था। तो नए लॉज भी लाए थे और एग्जिस्टिंग लॉज को भी उन्होंने अमेंड यानी बदल दिया था, जिससे कि अब ये सक्षम हो गया है कि मतलब प्रोसिक्यूशन करना की संभावना अब हो गई है कि जितने भी 30 से ज़्यादा यूनाइटेड नेशंस के द्वारा जो बैंड लीडर्स हैं, जो प्रोस्क्राइब्ड लीडर्स यानी ब्रांड लीडर्स हैं, उनका उन पर मुकदमा चलाना अब पाकिस्तान में इनेबल कर दिया गया है, और उनके एसोसिएट्स के खिलाफ भी मुकदमा चलाना इनेबल कर दिया गया है इन लॉज को अमेंड करके, जहाँ तक कि टेरर फाइनेंसिंग का सवाल है उसके लिए। While it is unclear how many of those are actually serving jail time, the convictions and prison terms between 15 to 30 years are a break from the past, when Pakistani authorities would hold these leaders on charges under international pressure and subsequently release them। जबकि ये बात साफ नहीं है अभी कि
उनमें से यानी यूएन के द्वारा जो बैन किए गए हैं लीडर्स, सीनियर लीडर्स, उनमें से कितने ऐसे हैं जो कि एक्चुअली जो असल में जेल में हैं और जेल का समय गुजार रहे हैं और कन्विक्शन जिनके कर दिए गए हैं या उनको प्रिजन टर्म दे दिया गया है 15 से 30 साल के बीच का, जो कि पास्ट से एक तरह का ब्रेक है। तो पाकिस्तानी अथॉरिटीज़ जो हैं वो इन लीडर्स को इस समय तक के लिए होल्ड करके रखेंगे इन चार्जेस पर, इन इल्ज़ामों पर, अंतर्राष्ट्रीय प्रेशर में, और फिर बाद में उनको रिलीज़ कर देंगे। तो हालांकि ये क्लियर नहीं है कि एक्चुअली कितने लोग जेल में हैं, लेकिन कन्विक्शंस हुए हैं और प्रिजन टर्म्स भी दिए गए हैं जो कि 15 से 30 साल के बीच के हैं। और ये बात जो है पास्ट में नहीं होती थी, ये ब्रेक फ्रॉम द पास्ट है। तो इसलिए पाकिस्तानी अथॉरिटीज़ जो हैं वो अंतर्राष्ट्रीय प्रेशर के अंदर इन लीडर्स को होल्ड करके रखेंगे और बाद में उनको रिलीज़ कर देंगे। By making this the sticking point, the FATF, which works on the principle of mutual compliance, has made it clear that Pakistan must complete the prosecution of all proscribed leaders of groups, including the LET, Lashkar-e-Taiba, JEM, Jaish-e-Mohammed, Al-Qaeda, and the Taliban. इस बात को स्टिकिंग पॉइंट बनाते हुए कि ये पॉइंट जो ऐसा है सबसे इम्पोर्टेंट है, इस ये चिपकाने वाला पॉइंट है कि FATF जो है, जो कि म्यूचुअल कंप्लायंस के, कि तुम भी कंप्लाई करो हम भी कंप्लाई करें, सब आपस में मिल के जो भी डिसीजन हुआ है उस पर कंप्लाई करें, कि सभी देश इस बात पे कंप्लाई कर रहे हैं। उन्होंने ये बात क्लियर कर दी है कि पाकिस्तान को सारे के सारे जो बैंड लीडर्स हैं, जो जिनको यूएन ने बैन किया है, उनका प्रोसिक्यूशन कंप्लीट करना ज़रूरी है, जो कि इन ग्रुप्स को बिलोंग करते हैं, जिसमें कि LET, JEM, अलकायदा और तालिबान ग्रुप शामिल है। यानी एक भी लीडर ऐसा नहीं होना चाहिए जिसके खिलाफ आपने प्रोसिक्यूशन कंप्लीट नहीं किया। By adding 6 more items to the list on amending its Money Laundering Act and cracking down on other businesses involved in money laundering and terror financing, the FATF has indicated that Pakistan could remain on the grey list for at least another 1 to 2 years. 6 और भी आइटम उन्होंने उस लिस्ट में जोड़ दिए हैं, जो कि टास्क की लिस्ट है कि ये टास्क पूरे करने हैं पाकिस्तान को, और उसमें जो 6 आइटम्स हैं वो मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट उनका जो है उसको अमेंड करने के बारे में है, और साथ में उन बिजनेसेस पे क्रैक डाउन करने के बारे में जो कि मनी लॉन्ड्रिंग में इन्वॉल्व हैं और टेरर फाइनेंसिंग में इन्वॉल्व हैं। तो FATF ने इन लिस्ट में आइटम्स को ऐड करते हुए ये इंडिकेट किया, ये इंगित किया कि पाकिस्तान हो सकता है कि ग्रे लिस्ट में 1 या 2 साल और भी बना रहे। For India, Pakistan's continuance on the list is some comfort, even as it awaits true justice delivered to leaders of groups such as LET and JEM for attacks, including Mumbai 2611, Parliament 2001, Pathankot, and Pulwama, and not just terror financing. भारत के लिए पाकिस्तान का जो बना रहना है इस लिस्ट में या FATF लिस्ट में, ये कुछ आराम की बात है। जैसे कि भारत जो है इंतज़ार कर रहा है कि सचमुच का जस्टिस कब डिलीवर होगा उन लीडर्स को, उन ग्रुप्स के, जैसे कि LET और JEM के, क्योंकि उन्होंने जो अटैक किए हैं, जिसमें कि मुंबई वाला अटैक शामिल है, पार्लियामेंट वाला अटैक है, पठानकोट का अटैक है और पुलवामा का अटैक है, और न केवल टेरर फाइनेंसिंग के लिए जस्टिस कब मिलेगा, बल्कि इन सारे अटैक्स के लिए सचमुच का जस्टिस कब डिलीवर होगा, इसका इंतज़ार भारत कर रहा है। However, the processes of FATF that has taken a justifiably hard line in Pakistan's case must be checked for overreach, as India faces its mutual evaluation report that has been delayed due to the pandemic. लेकिन जो प्रक्रियाएं हैं FATF की, जिन्होंने जायज़ रूप से एक हार्ड लाइन ले लिया है पाकिस्तान के मामले में, लेकिन बहुत ज़्यादा ओवररीच नहीं करना चाहिए, उसको भी रोका जाना चाहिए।
FATF के प्रोसेस अपनी जितनी उनका क्षेत्र है उससे बहुत ज़्यादा भी आगे ना बढ़ जाएं, क्योंकि इंडिया जो है वो म्यूचुअल इवैल्यूएशन रिपोर्ट को अब उसका भी सामना कर रहा है कि जिसको कि जो कि डिले हो गई थी पैंडेमिक के कारण। तो म्यूचुअल इवैल्यूएशन रिपोर्ट आपसी मूल्यांकन रिपोर्ट कि तुम भी ठीक से काम करो, हम भी ठीक से काम करें एक दूसरे की तरफ, और टेरर फाइनेंसिंग के खिलाफ ना जाए। तो ये म्यूचुअल इवैल्यूएशन रिपोर्ट है, ये अभी बननी है और तैयार होनी है, और ये जब आएगी तो इसको हमें भी सामना करना पड़ेगा। तो हमें बहुत ज़्यादा अगर ओवर रीच करते हैं तो हमारे भी खिलाफ बात जा सकती है कि हमने भी जो अगर ह्यूमन राइट्स के वायलेशन किए होंगे या और भी वायलेशंस किए होंगे और ठीक से अगर टेररिस्ट के खिलाफ काम नहीं किया होगा, तो हो सकता है कि हमें भी सामना करना पड़ सकता है दूसरे देशों के क्रिटिसिज्म का, आलोचना का। New Delhi should expect that Pakistan will push for a critical investigation of India's AML CFT regime. And with the FATF announcing a new focus on extreme right wing terrorism, it is clear that there will be more political aspects to its technical scrutiny of countries in the future. न्यू दिल्ली को यह अपेक्षा करनी चाहिए कि पाकिस्तान एक आलोचनात्मक अन्वेषण के लिए पुश करेगा जो भारत की AML CFT रिजीम है उसके बारे में। और जैसा कि FATF ने पहले ही घोषणा कर दी है कि एक न्यू फोकस रहेगा जिसमें कि जो एक्सट्रीम राइट विंग टेररिज्म है, जो जिसको कि आप कह सकते हैं हिंदुत्व टाइप की जो टेररिज्म है, अत्यंतवादी, तो एक नया फोकस उस पर भी रहेगा। तो ये बात साफ हो गई है कि अ, जो टेक्निकल स्क्रूटनी होने वाली है देशों की, उसमें राजनीतिक पहलू, राजनीतिक दृष्टिकोण भी आगे जाके और भी ज़्यादा होंगे फ्यूचर में। तो इसलिए इंडिया को भी ओवर रीच नहीं करना चाहिए ऐसी सिचुएशन में कि ये कोशिश करते रहे कि पाकिस्तान उस लिस्ट में बना रहे कि उन्होंने जो मुकदमे हैं चलाए तो हैं, सारे के सारे मुकदमे अभी पूरे नहीं हुए हैं। और ये मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट का जो जहाँ तक अमेंडमेंट की बात है, तो छोटे मोटे अमेंडमेंट अगर नहीं हुए हैं तो उसको FATF लिस्ट में रखने के लिए लॉबी करते रहना एक तरह का ओवर रीच भी हो सकता है। तो इंडिया को ओवर रीच से बचना है। हालांकि अभी तो जो भी स्टैंड FATF ने लिया है वो एक जस्टिफिएबल स्टैंड है, वो एक जायज़ स्टैंड है। सेकेंड एडिटोरियल, कॉशन एंड ऑप्टिमिज्म। कॉशन यानी एक तरह की सतर्कता, ध्यान रखना, और खतरे से हमेशा सावधान रहना, और ऑप्टिमिज्म होती है सकारात्मकता। थर्ड वेव may be weaker than second, but vaccination preventive steps must stay high. तीसरी जो लहर है हो सकता है कि वो दूसरी लहर से के मुकाबले में कमज़ोर हो सकती है, लेकिन वैक्सीनेशन और रोकने वाले, रोकथाम वाले जो कदम हैं वो ऊपर रहने चाहिए हमारी प्राथमिकता में। India, with the second highest number of cases globally and third highest deaths, is seeing about 50,000 cases being added every day. भारत जो कि जिसके कि दूसरे सबसे ऊंचे नंबर ऑफ केसेस हैं विश्व में, और जो नए केसेस हैं, और सब तीसरे ऊंचाई पे उनकी मृत्यु हो रही है, यानी कि जो मृत्यु का नंबर भी तीसरे नंबर पे है, वो 50,000 नए केस देख रहा है जुड़ते हुए प्रत्येक दिन। Though on a decline, the second wave is far from over, and several states are relaxing lockdown restrictions, which experts say may be may be seeding the ground for a potential third wave. हालांकि नए केसेस नीचे की तरफ जा रहे हैं, डिक्लाइन पे हैं, लेकिन सेकेंड वेव अभी ख़त्म नहीं हुई है, और बहुत से और कई सारे जो प्रदेश हैं वो लॉकडाउन की रोकों को ढीला कर रहे हैं, जो कि एक्सपर्ट्स ये कहते हैं कि उससे हो सकता है कि आगे आने वाली एक तीसरी वेव के बीज बोए जा रहे हों। In this context, a mathematical modeling study led by the scientists at the Indian Council of Medical Research and the Imperial College London shows a very optimism.
इस संदर्भ में एक जो मैथमेटिकल मॉडलिंग की स्टडी की गई है, जिसको कि लीड किया था हमारे आईसीएमआर के वैज्ञानिकों द्वारा और इंपीरियल कॉलेज लंदन के वैज्ञानिकों द्वारा, वो ये दिखाती है कि हमको एक सकारात्मकता हम रख सकते हैं, लेकिन ऐसी सकारात्मकता जो खतरे को भी देख रही है। Will a potential third wave be as devastating as the second one? The scientists attempt to find out, and their answer is no. क्या आगे आने वाली जो थर्ड वेव है वो उतनी ही मारक क्षमता वाली होगी, उतनी ही बर्बादी कर देने वाली होगी जितने की दूसरी रही है? तो वैज्ञानिकों ने कोशिश की ये पता लगाने की, और उनका जवाब है कि नहीं। फॉर दैट टू हैपन, अ ट्राइफेक्टा ऑफ एक्सट्रीम सिनेरियोज हैज़ टू कन्वर्ज। अगर वैसा होगा तो उसके लिए तीन चीज़ें जो अत्यंत सिनेरियोज हैं, जो अत्यंत टाइप के जो स्थितियां हैं, उनको आपस में मिलना होगा, तभी ये ज़्यादा बर्बादी वाली तीसरी वेव हो सकती है। वन, over a third of those who have been infected in the past year must entirely lose their immunity. पहले तो ये वैज्ञानिकों का कहना है कि जितने भी लोग संक्रमित हुए रहे थे पिछले साल में, उनमें से एक तिहाई लोगों को अपनी पूर्णतया अपनी इम्यूनिटी को, अपनी रोग प्रतिरोधक क्षमता को खोना होगा। यानी अगर वो खो देते हैं अपनी रोग प्रतिरोधक क्षमता को, एक तिहाई लोग जो पिछले साल इन्फेक्ट हो गए थे। हम जानते हैं कि जब लोग संक्रमित होते हैं तो उनमें अपने आप ही रोग प्रतिरोधक क्षमता आ जाती है। तो अगर उन सारे लोगों में से जो पिछले साल संक्रमित हुए थे, यानी सेकेंड वेव में अभी तक संक्रमित हुए हैं, तो उनमें से एक तिहाई लोग अपनी इम्यूनिटी को, रोग प्रतिरोधक क्षमता को अगर खो देते हैं, एंड सेकेंड, एन इमर्जिंग वेरिएंट ऑफ द वायरस मस्ट हैव अ रिप्रोडक्टिव रेट ओवर 4.5, और एवरी इन्फेक्टेड पर्सन शुड बी पासिंग ऑन द वायरस टू एटलीस्ट 4 to 5 अदर्स। और दूसरा ये कंडीशन है कि जो नया उभर के आ रहा है वेरिएंट, जो विविध वायरस आ रहा है, उसका जो रिप्रोडक्टिव रेट है, इतनी तेज़ी से बढ़ता है वो नंबर्स में, उसका जो रेट है वो 4.5 से ज़्यादा होना चाहिए। यानी कि हर जो संक्रमित व्यक्ति है वो वायरस को कम से कम 4 और 5 के बीच में लोगों को पास ऑन करे। यानी इस वायरस की जो फैलने की जो क्षमता है वो इतनी होनी चाहिए कि हर व्यक्ति 4 से 5 लोगों को वायरस दे देगा। And finally, both of these must occur almost close to when the second wave has almost extinguished itself. और ये दोनों चीज़ें जो हैं वो उस समय के बिल्कुल पास होनी चाहिए, बहुत दूर में नहीं होनी चाहिए, जब सेकेंड वेव कम पूरी तरह से बुझ चुकी हो। और तब ये दो चीज़ें अगर हों कि नया वेरिएंट 4 से 5 लोगों पर एक आदमी से फैले, और पिछले साल में जितने लोग संक्रमित हुए थे उसके एक तिहाई लोग अपनी रोग प्रतिरोधक क्षमता को पूर्णतया खो दें। तो अगर ऐसा हो जाएगा, ये तीन चीज़ें जब हो जाएंगी, तो हम ये कह सकेंगे कि तीसरी वेव जो है दूसरी वेव के मुकाबले में ज़्यादा बर्बादी वाली होगी। दिस इज़ बियॉन्ड द ट्रांसमिसिबिलिटी सीन सो फार। और अभी तक जो ट्रांसमिशन रेट देखा गया है, जो 4.5 का हम सोच रहे हैं, तो उससे अभी का रेट से ये बहुत ज़्यादा है, ये उससे ज़्यादा है। तो ऐसा लगता नहीं है कि इतनी ट्रांसमिसिबिलिटी होगी। लेकिन बहरहाल अभी हमें ये मालूम नहीं है कि नए वेरिएंट की ट्रांसमिसिबिलिटी कितनी है, इस पे शायद शोध कार्य अभी चल रहा है। अ थर्ड वेव कुड बी सिग्निफिकेंटली बफर्ड बाय एक्सपैंडिंग वैक्सीनेशन। जो तीसरी वेव है उसको महत्वपूर्ण ढंग से आ, उसको रोक के रखा जा सकता है, यानी कि उससे प्रोटेक्शन कर सकते हैं हम, अगर हम वैक्सीनेशन को एक्सपैंड करें, उसको फैलाएं। Were vaccines to be rolled out in a way to cover 40% of the population with two doses until August, it could reduce symptomatic incidence by around 55%. अगर ऐसा हो कि वैक्सीन जो हैं वो इस प्रकार से रोल आउट कर दिए जाएं कि वो हमारी 40% पॉपुलेशन को कवर कर लें, उस पॉपुलेशन को 2 डोजेस से कवर कर लें,
अगस्त अगस्त के महीने तक। तो ये हो सकता है उससे कि जो इस बीमारी का जो सिम्टोमेटिक इंसिडेंस है, यानी कि ऐसे लोग जिनको कि सिम्टम नज़र आ जाते हैं बीमारी के, वो जो इसका डायरेक्शन है, वो जो इसका जो अटैक का डायरेक्शन है इस बीमारी का, ऐसे लोगों के लिए जिनको सिम्टम आ जाते हैं, उसको वो करीब 55% उस इंसिडेंस को रिड्यूस कर सकता है यदि 2 डोजेज हम 40% पॉपुलेशन को कवर कर लें अगस्त तक। Less than 20% of Indians have got at least one dose of the vaccine. कम से कम वैक्सीन की एक डोज 20% से कम भारतीयों को लग चुकी है। एंड ओनली 4% फुली वैक्सीनेटेड, और केवल 4% ऐसे हैं जो पूरी तरह से वैक्सीनेटेड हैं, यानी कि 2 डोज इनको लग चुकी है। द सेंटर, ये जो 4% है, इसको 40% तक ले आने की यहाँ पे बात हो रही है। ये जो फुली वैक्सीनेटेड डबल डोज वाले लोग अगर 4% से बढ़ा के हम 40% ऑफ द पॉपुलेशन कर दें अगस्त तक, तब हमारा जो सिम्टोमेटिक इंसिडेंस है डिजीज़ का, वो 55% रिड्यूस हो सकता है। द सेंटर प्रपोजेस टू वैक्सीनेट ऑल एडल्ट्स अबाउट 94.4 crores बाय द ईयर एंड। सेंटर ने ये प्रस्तावित किया है कि वो सारे एडल्ट्स को वैक्सीनेट करेगा, जो कि 54.4 करोड़ है भारत में, इस साल के अंत तक। India's states, which have at various times dealt with unprecedented crises during the tragedy, now have an estimate of what is needed to tide out their peak phases. जो भारत के राज्य हैं जिन्होंने विविध समय पे इस अप्रत्याशित क्राइसिस, अप्रत्याशित जो बुरी हालत है, इससे डील किया है ट्राजेडी के दौरान, अब उनके पास एक एस्टिमेट है, एक अनुमान है कि क्या करने की ज़रूरत है जिससे कि हम ये पीक फेज, जो ऊंचाई के फेज होते हैं बीमारी के, उससे पार निकल जाएं। इन दैट लाइट द टाइड आउट करने मतलब जब बोट का कोई नुकसान नहीं होता और हाई टाइड के पार वो चली जाती है, हाई टाइड को क्रॉस, हाई टाइड के का जो समय होता है उसको पार कर ले जाती है। यहाँ पर भी हम बिना किसी नुकसान के उस हाई पीक फेज से बाहर निकलना चाहते हैं, पार जाना चाहते हैं। तो अब ये मालूम है स्टेट्स को कि इसको कैसे करना है, उनके पास एक अनुमान है क्योंकि उनका एक अनुभव हो चुका है। In that light, the ICMR's projections can help with ensuring the minimum number of supplies and other infrastructure in the event of an uptick. और इस लाइट में अगर इस बात को देखा जाए तो आईसीएमआर ने जो प्रोजेक्शन किया है, ये जो प्रक्षेपण किया है, यानी ये जो बात कही है, ऊपर जो बात कही है, वो हमारी मदद कर सकते हैं ये सुनिश्चित करने में कि मिनिमम कितनी सप्लाई हमको देनी है और कैसा इंफ्रास्ट्रक्चर हमको तैयार रखना है, कैसी संरचना हमको, भौतिक संरचना हमको तैयार रखनी है अगर केसेस बढ़ते हैं, अपटेक यानी केसेस का नंबर बढ़ने लगता है। However, it should not be forgotten that this is after all a modeling study. लेकिन बहरहाल ये भुलाया नहीं जाना चाहिए कि ये आखिरकार एक मॉडलिंग की स्टडी, मॉडल है, स्टैटिस्टिकल मॉडल बनाया गया। ये कोई सच्चाई कितनी है इसमें कुछ कह नहीं सकते हैं कि आगे कितनी सच्चाई में बदलेगी। None of India's eminent institutions in the early part of the year forecast the scale and intensity of the second wave. भारत की कोई भी जो बड़ी से बड़ी इंस्टीट्यूशन या संस्था है, उसने इस साल के शुरू में ये फोरकास्ट नहीं किया था कि कितना स्केल होगा, कितनी बड़ी होगी ये दूसरी वेव, कितनी तीव्र होगी ये दूसरी वेव, इंटेंसिटी इसकी कितनी होगी। There is also the vexing matter of breakthrough infections, that is, those contracting the infection in spite of being vaccinated. उसके बाद एक गुस्सा दिलाने वाला मामला ये भी है कि जो ब्रेक थ्रू इन्फेक्शन होते हैं, यानी कि जिनको वैक्सीनेशन लग भी चुका है, वो भी इन्फेक्शन पकड़ लेते हैं। तो अब इससे कैसे डील किया जाए? स्पोराडिक स्टडीज इन इंडिया सजेस्ट दैट दिस परसेंटेज ऑफ इन्फेक्शन इज स्मॉल। जो बीच बीच में इंडिया में थोड़ी बहुत स्टडीज़ हुई हैं, वो ये सुझाती हैं कि ये जो ब्रेक थ्रू इन्फेक्शन का जो परसेंटेज है, ब्रेक थ्रू इन्फेक्शन ही उन लोगों को इन्फेक्शन हो जाना, उन लोगों को संक्रमण हो जाना जो कि वैक्सीनेशन ले चुके हैं दोनों, और ये जो परसेंटेज है इन्फेक्शन का, ये छोटा है। ऐसा जो स्पोराडिक स्टडीज़ है, जो कभी थोड़ी बहुत स्टडीज़ इधर उधर
कभी कभार हुई हैं भारत में, वो ये दिखाती है। दो देर इज स्टिल नो क्लैरिटी ऑन द रियल वर्ल्ड इफेक्टिवनेस ऑफ द वैक्सीन्स इन द लाइट ऑफ द वेरिएंट्स such as डेल्टा एंड डेल्टा प्लस। हालांकि अभी भी कोई भी बात साफ नहीं है कि सचमुच के दुनिया में कितनी इफेक्टिव है ये वैक्सीन्स। अगर हम डेल्टा और डेल्टा प्लस वाले वेरिएंट्स के लाइट में इनको देखें, there is also so far no theoretical limit on how infectious the coronavirus can become। अभी तक ये भी कोई थ्योरी में कोई सीमा नहीं है कि कितना संक्रमित करने का पावर कोरोना वायरस अख्तियार कर सकता है, जैसे बदल बदल के किस लेवल का संक्रमण, यानी ट्रांसमिसिबिलिटी कितनी उसकी हो सकती है, कितना तेज़ वो फैलने की क्षमता को अपनी बढ़ा सकता है, इसके बारे में भी कोई थ्योरी में कोई लिमिट अभी तक नहीं है। The ICMR's analysis thus should not be taken as a forecast, but rather a guidance and a reminder that, along with vaccination, masks, avoiding crowds, and physical distancing, will remain the main defense against the virus for the foreseeable future। तो आईसीएमआर का जो विश्लेषण है इस प्रकार से, उसको ऐसे नहीं देखा जाना चाहिए, उसको नहीं इस तरह से लिया जाना चाहिए कि आईसीएमआर ने कुछ चीज़ फोरकास्ट कर दी है कि भाई तीसरी वेव दूसरी वेव से कमजोरी ही होगी, बल्कि ये एक गाइडेंस के रूप में लिया जाना चाहिए और एक याद दिलाने के रूप में अपने आप को लिया जाना चाहिए कि इस बात की याद दिलाना कि वैक्सीनेशन और मास्क के अलावा जो है क्राउड को अवॉइड करना और जो फिजिकल डिस्टेंसिंग है, एक दूसरे से भौतिक डिस्टेंसिंग दूरी बनाए रखना, ये मेन डिफेंस बने रहेंगे इस वायरस के खिलाफ आगे देखने वाले फ्यूचर में भी।